आने वाला बजट इस सरकार का आखिरी फुल फ्लेज्ड बजट होगा, क्योंकि इसके बाद जो बजट आएगा यानी कि 1 फरवरी 2024 को जो बजट आएगा वो एक इंटरिम बजट होगा, अंतरिम बजट या एक वोट ऑन अकाउंट होगा। ये बजट सरकार के पास आखिरी मौका है इस देश की जनता को राहत देने के लिए, खासकर अगर बात की जाए नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। पर पिछला ट्रेंड देखते हुए ऐसा लगता है कि टैक्स के मोर्चे पर सरकार कोई बहुत ज्यादा राहत में बिलीव नहीं करती है। नई रिजीम लाई गई थी जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई। फिर भी मुझे लगता है कुछ न कुछ सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स जरूर लिए जाएंगे टैक्स को सिंप्लीफाई करने के। उदाहरण के तौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक टैक्स जिसपे लगता है, एक इनकम का सोर्स होता है, उसमें जो पीरियड होता है मतलब एसेट को होल्ड करने का पीरियड अलग अलग है। शेयर्स पे कुछ और है, प्रॉपर्टी पे कुछ और है, म्यूचुअल फंड्स पे कुछ और है, उसको यूनिफॉर्म शायद किया जा सकता है। दूसरा, जो न्यू टैक्स रिजीम सरकार लाई थी जो कि कतई कामयाब नहीं रही, बहुत कम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। हो सकता है सरकार उस न्यू टैक्स रिजीम को कुछ और लुभावना बनाने के लिए प्रोविजंस लेकर आए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिना डिडक्शंस, बिना एग्जेम्पशंस क्लेम किए सीधे सीधे उन मल्टीपल टैक्स रेट्स का फायदा उठा पाए। तो उसको कुछ लुभावना बनाने का प्रयास किया जा सकता है, उसमें कुछ डिडक्शंस, कुछ बेनिफिट्स देकर। टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि अगर हम पिछला सरकार का रिकॉर्ड देखें, पिछले 3-4 बजट से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सरकार ये जो टैक्स के स्लैब्स हैं, एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख की, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख की, शायद इसमें कुछ राहत दे। पर ये देखते हुए कि असल में इस देश में कुल 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, रिटर्नें भले ही 7 करोड़ के करीब फाइल होती हैं, पर जो असल में टैक्स देने वाले हैं वो कुल 1.5 करोड़ हैं। तो अगर यहां से सरकार और राहत देती है यानी कि एग्जेम्पशन लिमिट को और बढ़ाती है, तो उससे और बहुत सारे लोग टैक्स पेमेंट रेंज से या टैक्स पेमेंट स्लैब से बाहर हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहेगी। इसके बदले सरकार न्यू टैक्स की रेजीम जो कि पहले लाई गई थी, जो कि कामयाब नहीं रही थी, उसको लुभावना बनाने का कुछ प्रयास किया जा सकता है कि जिस मंशा से न्यू टैक्स रेजीम लाई गई थी कि उन लोगों के लिए थी जो लोग अपनी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को छोड़कर, यानी कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम की तरफ जो लोग बढ़ना चाहते हैं कि सिंपल सीधा सीधा इनकम पे देखा कि मैं कौन से टैक्स रेट में हूं, उस पर आपने सीधा सीधा टैक्स जमा कर दिया, उसको कुछ लुभावना बनाने का प्रयास किया जा सकता है। हो सकता है उस न्यू टैक्स रेजीम में कुछ और एग्जेम्पशंस जैसे कि हाउसिंग लोन है या कोई और एग्जेम्पशन उसमें जोड़ी जाए, जिससे कि लोग न्यू टैक्स रेजीम की तरफ और जाएं, लोग न्यू टैक्स रेजीम को चूज करें। हम सब जानते हैं कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनसे साल के बिगिनिंग में, साल के शुरू में उनके एम्प्लॉयर ये पूछते हैं कि आप न्यू टैक्स रेजीम में जाएंगे या ओल्ड टैक्स रेजीम में जाएंगे। हम सब जानते हैं ओल्ड टैक्स रेजीम में 5%, 20%, 30% का रेट है, जबकि जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से रेट्स हैं, और वहां पर ये रेट्स जल्दी जल्दी बदलते हैं। परंतु एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजीम में ना मिलने के कारण लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर लोग टैक्स बचाने का माध्यम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस बनाते थे, यानी कि निवेश करके सेक्शन 80C, 80D, 80E इन सब के फायदे उठा के, या हाउस रेंट पे करके, या हाउसिंग लोन का फायदा उठा के, इन सब चीजों से लोग टैक्स बचाते थे। जबकि न्यू टैक्स रेजीम में ये कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हो सकता है कि सरकार बजाय टैक्स के स्लैब को छेड़ाखानी करने के वो न्यू टैक्स रेजीम को कुछ और अट्रैक्टिव बनाना चाहे। बजट में अगर हम आम आदमी की बात करें तो कोई मुझे ऐसा विशेष चीज नहीं नजर आती है जो कि प्रत्येक आम आदमी को प्रभावित करेगी। हालांकि ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि पहले से ही सरकार बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारी रिलीफ स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम चला रही है जहां पर लोगों को लाभ मिलता है। उदाहरण के तौर पे गरीब कल्याण योजना है जो कि 81 करोड़ 40 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज दिसंबर 23 तक कर दिया गया है। आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, PLI स्कीम है। बहुत सारी स्कीम अलग अलग वर्गों के लिए सोसाइटी के चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है इन स्कीम्स पर ही सरकार का काफी खर्च हो रहा है। अगर
आम आदमी को सीधी सीधी राहत बात करी जाए तो मुझे लगता है कि जो अंतरिम बजट आएगा फरवरी 2024 में, उसमें शायद कुछ दिखाई दे, क्योंकि वहां पर जनरल इलेक्शंस बिल्कुल नजदीक होंगे और सरकार चाहेगी कि लोग उस सरकार को याद रखें कि उन्होंने ये रिलीफ दिया था, वोट देते टाइम भी याद रखें। वो एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है। पर अभी फिलहाल सीधा सीधा इस देश की 130-40 करोड़ जनता को सीधा सीधा कोई बेनिफिट दिया जाए, इसकी कोई उम्मीद नहीं रखती। नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं, कस्टम ड्यूटी में राहत दी जाती है, जीएसटी हम सब जानते हैं कि बजट के माध्यम से उसमें छेड़खानी नहीं करी जाती, वो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत है। तो पहले जहां बजट आपको उम्मीद रहती थी और लोग इंतजार करते थे किस चीज की कीमत बढ़ी, किस चीज की कीमत घटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में छेड़खानी की वजह से बढ़ती घटती है। पर अब वो चीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन द पास्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल जीएसटी के रेट्स में उतार चढ़ाव या बदलाव करती है, बजट में उसके जरिए नहीं करे जाते। आयकर में कुछ रिलीफ, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ किया जाए, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आयकर का बेनिफिट देश में कुल 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं और देश में कुल 1.5 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। तो टैक्स में की गई रियायत या टैक्स में दिया गया रिलीफ या टैक्स में कुछ भी छेड़खानी, वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करती है। आम आदमी जिसको हम कहते हैं उसको प्रभावित नहीं करती, नौकरी पेशा या सीमित दृष्टि से मिडिल क्लास को शायद प्रभावित करती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ करेगी जो कि पूरे के पूरे 130-40 करोड़ लोगों को सीधा सीधा राहत पहुंचे। ये हो सकता है कि जो अभी स्कीम्स चल रही हैं उसी में एलोकेशन की जाए, कुछ हो सकता है कुछ नई स्कीम अनाउंस की जाए, पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इस देश में जो भी स्कीम अनाउंस होती है वो एक वर्ग को बेनिफिट देती है, एक वर्ग को प्रभावित करती है। ऐसी शायद ही कोई स्कीम हो या बहुत कम स्कीम है अगर यूं कही जाए जो कि पूरा का पूरा 130-40 करोड़ जनता के लिए एप्लीकेबल हो। तो कुछ कुछ जरूर रियायत दी जाएंगी, एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स का एलोकेशन बढ़ाया जाएगा, हो सकता है एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स का दायरा बढ़ाया जाए, हो सकता है कुछ और वर्ग इसमें शामिल कर लिए जाए, पर ऐसी कोई स्कीम की मुझे उम्मीद नहीं लगती जो कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे के पूरे देश की जनता को एक साथ राहत दे, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी स्कीम्स अलग अलग वर्गों के लिए चल रही है। अगर हम महंगाई की बात करें तो हमने देखा कि सीपीआई के आंकड़े पिछले कुछ महीनों की तुलना में 6 से नीचे आए, यानी कि 6% इन्फ्लेशन से नीचे 5.88% हमने देखा। हो सकता है ये जो दिसंबर का माह है इसमें कुछ और रिलीफ या उसी के आसपास ही रहता दिखे। तो जहां तक बात महंगाई की है, सरकार ने पिछले कुछ महीनों में अनेकों कदम उठाए हैं जिससे कि महंगाई में राहत मिले, चाहे वो बिचौलियों का रोल कम करना हो, चाहे सप्लाई चेन को दुरुस्त करना हो, चाहे पेट्रोल और डीजल में वैट पर राज्य और केंद्र सरकारों का रैशनलाइजेशन हो। इन सब माध्यमों से और इंपोर्ट में रिलीफ देना है, एडिबल ऑयल्स की हम बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें, तो सरकार ने कई तरीकों से महंगाई पर नियंत्रण पाने के कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक भी समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अपने रिपो रेट्स बढ़ाकर महंगाई को कम करने के प्रयास कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बजट को सीधा सीधा हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि बजट आने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्योंकि महंगाई का बढ़ना और घटना उसमें उसके दो पहलू है। एक तो रिजर्व बैंक का पहलू है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर नियंत्रण पाया जाता है। दूसरा पहलू है कि सरकार जो कदम उठाती है। तो मुझे लग रहा है कि अब बजट केवल एक ऐसा माइलस्टोन नहीं रह गया है जहां पर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए महंगाई को रोकने के। मुझे लगता है महंगाई को रोकने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें समय समय पर जरूरत के अनुसार कदम उठाए जाते हैं महंगाई पर नियंत्रण पाने के। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी जा सकती है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी में काफी जगह इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, यानी कि आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है और जो आगे चार्ज किया जाता है कम है। हो सकता है उसको रैशनलाइज किया जाए, तो जिन आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी, जो कि बजट के माध्यम से किया जाता है, उनकी हम उम्मीद कर सकते हैं उन चीजों की आने वाले समय में कुछ कीमतों में राहत मिलेगी। पर ये बात पक्का है कि महंगाई में राहत देना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक लंबी प्रक्रिया है। रातों रात महंगाई पर ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई एकदम से नियंत्रण में आ जाए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2023 के सेकेंड हाफ तक
महंगाई करीब 4-5% के बीच में आ जाएगी, जो कि सरकार के या रिजर्व बैंक के टारगेट के अंतर्गत होगी। कुल मिला के बजट की अगर बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी में राहत के माध्यम से कुछ चीजों पर दाम कम होते दिख सकते हैं। मुझे लगता है इस देश का कोई भी बजट, कोई भी बड़ी वित्तीय प्रक्रिया, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल या फिस्कल प्रोसेस किसानी को या एग्रीकल्चर को एक तरफ रख के नहीं किया जा सकता। हमारा देश 60 से 70% आज भी आबादी यहां पर कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर है। तो इसलिए बजट में ये तो हो ही नहीं सकता कि किसानों को या एग्रीकल्चर को कोई राहत नहीं दी जाए। मुझे लग रहा है जो सरकार ने मुहिम चलाई हुई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, उस पर मुझे लग रहा है कि और ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि सरकार को स्पेंडिंग करना है। फिस्कल डेफिसिट भले ही इस समय 6% से ऊपर चल रहा है, पर फिर भी सरकार जो खर्च करना है, क्योंकि केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ऐसा है जिसके जरिए हम अपनी बेरोजगारी की जो समस्या है, नौकरी की जो इस देश में आजादी के बाद से समस्या रही है, उस पर काबू पा सकते हैं। तो सरकार सबसे बड़ा इंजन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं या पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, क्योंकि जब सरकार खर्च करती है तो उसके जरिए न केवल उस क्षेत्र को राहत मिलती है बल्कि बहुत सारी नौकरियों का सृजन भी किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र पर मुझे पूरी उम्मीद है कि फर्टिलाइजर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बीजों में, एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, इरिगेशन में, इन सब चीजों पर कुछ न कुछ खर्च हमें, एलोकेशन हमें अवश्य दिखाई देगा, जो कि हमारी कृषि पूरी की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में और सहायक होगा। और किसानों की आय डबल करने के लिए सरकार पहले से ही कमिटेड है, तो मुझे लग रहा है उस ओर कदम जरूर उठाया जाएगा। तो जो भी कदम कृषि क्षेत्र में उठाए जाएंगे वो किसानों की बेहतरी के लिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र की उन्नति के लिए और ओवरऑल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उठाए जाएंगे। मुझे इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं नजर आता कि कृषि क्षेत्र के ऊपर हर दफे की तरह एक अच्छा खासा एलोकेशन देखने को नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि एग्रीकल्चर एलोकेशन देखने को मिलेगा। आयकर के अधिनियमों के अंतर्गत अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार ने सैलरी क्लास जो है उनके लिए लाई थी और बीच में काफी साल बंद रही। फिर उसके बाद सरकार ने उसको वापस लाया, क्योंकि सैलरी वालों को ऐसा लगता था कि बिजनेस इनकम वालों की तुलना में सैलरी वालों को पूरी डिडक्शन नहीं मिल पाती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में और कोई छेड़खानी की जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि टैक्स की सिंप्लीफिकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, टैक्स का बेस बड़ा होना चाहिए। बार बार डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस में छेड़खानी करने में मुझे लगता है कि ये सरकार विश्वास नहीं रखती। न्यू रेजिम लाया गया था कुछ समय पहले, उस न्यू रेजिम में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए थे। उसमें हमें याद होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उस न्यू रेजिम में नहीं मिलती थी। हो सकता है कि सरकार न्यू रेजिम को कुछ लुभावना बनाने के प्रयास करे, न्यू रेजिम में कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जेम्पशंस ऐड करे, पर ओवरऑल मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन में बहुत कोई विशेष बदलाव होता हुआ नजर नहीं आता है। हाँ, अगर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए या 2023 में राज्य सरकारों के इलेक्शन है, 2024 में जनरल इलेक्शंस भी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई विशेष कदम उठाया जाए तो अलग बात है, पर जनरली जो अब तक ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि ऐसा स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ छेड़खानी की जाए। वर्क फ्रॉम होम की हम बात करें, जो कि कोविड के दौरान एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, जगह जगह पूरी दुनिया में कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को घर से काम करने को बोला, जिसके बहुत सारे फायदे नजर आए। कोविड समाप्त हुआ, कम से कम भारत में जो इस समय कोविड का पूरा की पूरी वेव है वो देखने को नहीं मिल रही है। भारत में कोविड शांत है, पूरी तरह से नहीं गया है, पर यहां पर कोई कोविड को लेके ऐसी विशेष फिलहाल चिंता नहीं नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए अगर हम कोविड की समाप्ति या कोविड को शांत होता देखें तो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम, जहां बहुत सारी कंपनीज ने एक परमानेंट फीचर बना दिया है, पर बहुत सारी ऐसे भी क्षेत्र हैं बिजनेस के या इंडस्ट्री के जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम को खत्म करके अपने एम्प्लॉइज को वापस काम पे आने को बोला है। तो पहले बल्कि कोविड के दौरान अगर कुछ वर्क फ्रॉम होम अलाउंस या कोई ऐसी स्पेशल डिडक्शन दिखाई देती तो देती। अब मुझे नहीं लगता कि वर्क फ्रॉम होम पर सरकार कोई ऐसा विशेष तवज्जो देगी, ध्यान देगी,
क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनीज में अब समाप्त हो चुका है। कुछ कंपनीज ने इसको परमानेंट किया है, वो उनकी अपनी चॉइस है। उनको लगा कि इससे कुछ कॉस्ट बचती है, इससे कुछ सहूलियतें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बचती है, ट्रैवल की कॉस्ट बढ़ती है, बहुत सारे फायदे हैं। कुछ जगह वर्क फ्रॉम होम के नुकसान भी हैं, एम्प्लॉयज की डिलीजेंस, सिंसियरिटी पर भी कुछ जगह प्रश्न उठे। तो कुछ कंपनीज उनके नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए परमानेंट कर दिया है, पर बहुत सारे बिजनेसेस ने, बहुत सारी कंपनीज ने इसको समाप्त भी कर दिया है। तो मुझे अब नहीं लगता कि वर्क फ्रॉम होम से संबंधित कोई स्पेशल प्रोविजन या कोई अलाउंस आज जब हम 2023 में हैं, भारत में कोविड की लगभग समाप्ति के समय, ऐसा कोई प्रोविजन आने वाला है। आने वाले बजट में अगर हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र को देखें और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में राहत की हम देखें तो गाड़ियों की बिक्री हमने देखा कि पहले से ज्यादा हुई है। कोविड के टाइम से पहले से भी जो रिकॉर्ड बिक्री 38 लाख गाड़ियां 2022 में बिकी हैं, जो कि प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर गई है। तो ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि सरकार कोई ऑटोमोबाइल क्षेत्र को राहत देगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र इस समय अच्छा कर रहा है, उनके बॉटम लाइन्स, टॉप लाइन्स इस समय अच्छे जा रहे हैं, मुनाफे में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित सरकार कुछ और कदम उठा सकती है बजट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यहां पर बढ़ी है, पर अभी भी बैटरी की लाइफ को लेके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी चिंताएं हैं। तो इसमें अभी और मुझे लग रहा है साइंटिफिक रिसर्च की, इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट की, और ज्यादा इनोवेशन की जरूरत है। उससे संबंधित हो सकता है सरकार कोई कदम उठाए, या जब हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं उससे संबंधित सरकार कुछ रिलीफ, कुछ स्पेसिफिक पैकेज या कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि हाइड्रोजन एनर्जी को यूज कर रही है, ला सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित कुछ एलोकेशन जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ऐसा कोई मुझे नहीं लगता इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डिस्ट्रेस में है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी समय से अब कंट्रोल में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $80 के आसपास आके टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि अब $120-130 है। आगे जाके क्या सिचुएशन रहती है ये तो समय बताएगा, पर फिलहाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुझे कोई ऐसे विशेष डिस्ट्रेस में नहीं दिखती जिसमें सरकार को मजबूर होना पड़े उनको कोई स्पेशल बेनिफिट देने के लिए। ना ही लोगों को इस समय कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित स्पेशल डिडक्शन की जरूरत है, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री बेतहाशा हुई है और ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम से ये देश जूझ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई और इंसेंटिव दे दिया जाता है, मुझे लग रहा है वो इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कोई और राहत मिलेगी, या इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सिस्टम पूरा का पूरा कुछ न कुछ इस बजट से उम्मीद कर सकता है। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि पूरे देश के बिजनेसेस का 90% से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी बची हुई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और एमएसएमई की आप डेफिनेशन में जाए तो ज्यादातर बिजनेसेस इसी में आ जाते हैं। उसमें से भी माइक्रो का हिस्सा और बड़ा है। तो हमने देखा कि कोविड के दौरान जब आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पूरा का पूरा 20 से 30 लाख का अनाउंस किया गया, तो उसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम ECLGS या ECGLS जो स्कीम लाई गई, उसमें इन कंपनीज को, इन बिजनेसेस को लोन देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 3 से 5 लाख रुपया काफी हद तक उसमें बढ़ भी चुका है, 3 से 5 लाख का एलोकेशन था। तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बिजनेस क्षेत्र है। हमेशा ही उम्मीद रहती है, हर बजट से उम्मीद रहती है कि एमएसएमई क्षेत्र जो कि भारत के करीब आप लगाइए कि 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और देश की करीब 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रखता है। तो ऐसा हो नहीं सकता जैसे कृषि क्षेत्र है कि एमएसएमई सेक्टर को सरकार इग्नोर कर दे। कुछ न कुछ अवश्य निकल के आएगा एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई सेक्टर में जो कंपनीज, जो बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, उनको फेल होने से बचाने के लिए, भले ही वो क्रेडिट के फॉर्म में हो या कोई और इंसेंटिव स्कीम हो, या मेक इन इंडिया को पुश देने के लिए, मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया और एमएसएमई सेक्टर्स को हमें जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि इस समय China+1 या चाइना से डीकपलिंग का जो दुनिया भर में मुहिम चल रहा है, भारत उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है अगर यहां पर एमएसएमई सेक्टर का सरकार कुछ और हैंड होल्ड करे, मतलब कुछ और सपोर्ट दे। तो मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया से संबंधित एमएसएमई सेक्टर को कुछ न कुछ राहत या कुछ न कुछ नया पैकेज, कुछ न कुछ नया इंसेंटिव, या जो एग्जिस्टिंग स्कीम एमएसएमई मिनिस्ट्री चलाती है उसमें फर्दर एलोकेशन देखा जा सकता है।
पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक बहुत ही प्रचलित पैसे बचाने का, बचत करने का एक माध्यम है, इसको स्मॉल सेविंग स्कीम में गिना जाता है, जिसमें इस समय 7.1% इंटरेस्ट भी मिलता है। 15 साल का अकाउंट खुलता है, पोस्ट ऑफिस या कुछ बैंक्स इसको खोलते हैं। 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इसकी सीमा है। हमें यह देखना है कि जैसे जैसे पीपीएफ में डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो सरकार के इसमें लोग इसको अवेल करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा है, टैक्स फ्री है और आपके लिए बहुत अच्छा बचत का माध्यम है। तो सरकार के ऊपर जो डेट है, सरकार के ऊपर जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो बढ़ती है। तो अभी पीछे हमने देखा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, करीब 20-30 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट तक अलग अलग स्कीम्स पर। पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट्स थे, एनएससीज थे, इन सब पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए। पीपीएफ भी उन्हीं में से स्कीम है, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया। पर अब उम्मीद की जा रही है कि बजट में शायद कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो कि पीपीएफ पर भी, क्योंकि रेपो रेट जब से बढ़ा है तो बैंकों के ब्याज बढ़ गए हैं, लोन पे ही नहीं डिपॉजिट्स पे भी ब्याज बढ़े हैं। आज सीनियर सिटीजन को 8.5-9% तक भी कुछ बैंक दे रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट तो शायद थोड़ा सा बढ़ा दे, ऐसी उम्मीद की जा रही है 1 अप्रैल से। पर इसकी कुल मिला के सीमा बढ़ाई जाए 1.5 लाख से 3 लाख, क्योंकि ये सेक्शन 80C आयकर का है, उसमें ये जो डिपॉजिट होता है ये डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। तो क्योंकि सरकार, मुझे नहीं लगता कि डिडक्शंस में बहुत ज्यादा उसमें रिलीफ या डिडक्शंस में बहुत ज्यादा छेड़ाखानी करने के मूड में है, तो इसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि 1.5 लाख की पीपीएफ की सीमा बढ़ाई जाएगी। कुछ ब्याज की दर बढ़ने की उम्मीद पीपीएफ में जरूर रखी जा सकती है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी हम सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से अमान्य है, पर इसको मान्यता नहीं है, पर ये इलीगल भी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, ना लीगल है ना इलीगल है, पर रिजर्व बैंक निरंतर एडवाइजरी देता जा रहा है कि इसको बैन कर देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि बजट में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कुछ एडिशनल टैक्सेस की अनाउंसमेंट हो, ये तो उम्मीद की जा सकती है। पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई स्पेशल अलग से अनाउंसमेंट हो, ये नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अलग से एक डिजिटल एक्ट जो पूरा सरकार बनाने के प्रोसेस में है, उसी के अंतर्गत इसको लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत डिजिटल रुपी है, जिसके अंतर्गत सीबीडीसी है, जिसके अंतर्गत ये करेंसीज है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपना रुख बदलने नहीं वाली है इन क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पैरेलल माध्यम जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं है वो एक करेंसी के माध्यम से चलता रहे। यही मंशा रिजर्व बैंक की भी है। रिजर्व बैंक तो और ज्यादा सख्त है इस मामले में। तो मुझे लग रहा है कि बजाय बजट के सरकार अलग से एक अध्यादेश या अलग से एक कानून क्रिप्टो करेंसी से संबंधित ला सकती है, जिसपे मेरी जानकारी में काम चल रहा है। वक्त उसमें जरूर लग रहा है, पर क्रिप्टो करेंसी जो लोग निवेश करते हैं, जो लोग यूज करते हैं, जिन लोगों के पास है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये इलीगल नहीं है तो ये लीगल भी नहीं है। और उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक इसके सख्त खिलाफ है। रिजर्व बैंक का अगर अकेले बस चले तो वो इसको आज ही बैन कर दे। सरकार ने अभी इसके एक न्यूट्रल सी अप्रोच रखी हुई है, तो इसके लिए अलग से एक कानून बन के आएगा पार्लियामेंट में। मुझे लग रहा है उस कानून के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर या भविष्य तय किया जाएगा। बजट में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। हो सकता है कुछ छोटी मोटी और रिस्ट्रिक्शंस या और बाधाएं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले, निवेश करने वालों के रास्ते में आए, पर पूरी तरह से तो इसका अलग से ही कानून लाया जाएगा, बजाय बजट के साथ इसको पूरा का पूरा कानून के रूप में कंबाइन करें। क्या बजट से पहले नई कार खरीदी जाए? देखिए, हमें ध्यान रखना है कि अब कारों पर पहले जो सेंट्रल एक्साइज लगती थी, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत ऊपर नीचे जाती थी, हमें यह ध्यान रखना होगा कि अब ये सब चीजें जीएसटी के अंतर्गत आ चुकी है। तो पहले बजट की उम्मीद की जाती थी कि क्या चीज महंगी होगी, क्या चीज सस्ती होगी। बजट आने से पहले अटकलें लगाई जाती थी, और बजट के बाद भी जब सेंट्रल एक्साइज में फेरबदल किया जाता था तो उसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ती और घटती दिखती थी। बजट के अगले दिन या 1 अप्रैल से दिखाई देती थी। पर अब जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 के बाद, ये सब एक्साइज आदि जितने भी 16-17 टैक्सेस थे, ये सब जीएसटी के अंतर्गत आ चुके हैं। तो अब गाड़ियों की कीमत बदलती किस चीज से है? 2 चीजों से बदलती है। एक तो गाड़ी के जो कल पुर्जे इंपोर्ट किए जाते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उसकी वजह से कीमत में फर्क पड़ता है। पर ज्यादा फर्क पड़ता है अगर जीएसटी के रेट्स बदले जाएं। तो जहां तक जीएसटी के रेट्स हैं
जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया, मैं उसको दोहरा देता हूं कि जीएसटी के रेट्स केवल और केवल जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बदले जाते हैं। वो बजट के अंतर्गत अब उनको छेड़खानी नहीं करी जाती है, उनको बजट में टेकअप नहीं किया जाता है, वो बजट के परव्यू से बाहर है, वो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत है। पर हाँ, जो गाड़ियों के कल पुर्जे बाहर से मंगाए जाते हैं, जो इंपोर्ट किए जाते हैं, उनपे अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई या घटाई जाती है तो उससे गाड़ियों की प्राइसेस पे फर्क पड़ता है। कुल मिला के बजट का मुझे लग रहा है कार से उतना ज्यादा सरोकार नहीं रहा है। आपके गाड़ी खरीदने का निर्णय बजट से पहले किया जाए या गाड़ी खरीदने का निर्णय बजट के बाद किया जाए, अब इसका उतना सरोकार नहीं है जितना पहले हुआ करता था। हाँ, अगर कुछ कलपुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई या घटाई गई तो जरूर गाड़ी की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। पर मैं अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे देता हूं कि गाड़ी की कीमतें हमें आगे बढ़ती हुई ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट पिछले 2-3 साल में सब चीजों पे, चाहे मेटल्स हो, जितने भी गाड़ी में सिलिकॉन चिप्स हो जिसकी शॉर्टेज थी, उन सब पर हमने देखा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। तो आने वाले समय में भले ही दुनिया के 1/3 हिस्से में वर्ल्ड बैंक IMF के हिसाब से रिसेशन आएगा, पर इनपुट कॉस्ट मुझे लगता है गाड़ी के पुर्जों पर घटने वाली नहीं है। इसको देखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि गाड़ी को अगर आपने लेना है तो आप जितनी जल्दी ले लें आपको सस्ती मिलेगी। आप जितना देर से गाड़ी लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे कुछ और कीमत मिलेगी, 1 साल बाद लेंगे कुछ और कीमत मिलेगी। तो इसलिए गाड़ी को बजट से ना रिलेट करते हुए आप अपना गाड़ी लेने का डिसीजन, अगर आप तैयार हैं गाड़ी लेने के लिए, आपके पास धन है, आपने लोन लेना है, तो आप गाड़ी शीघ्र वैसे ही खरीद लीजिए। कीमत आगे आगे घटनी नहीं है। बजट में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से या अन्य कारणों से गाड़ी की कीमत ऊपर जाने ही वाली है आने वाले समय में। गाड़ियां सस्ती नहीं होंगी, गाड़ियां यहां से महंगी ही होंगी। अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो देखिए, मोबाइल फोन भी 2 कारणों से उसकी कीमत घटती और बढ़ती है। एक तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन में करीब 70 से 80% जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो चीन या अन्य जगहों से आते हैं। तो अगर इनमें इंपोर्ट ड्यूटी में अगर बढ़ोतरी की गई तो आपको मोबाइल्स महंगे होते दिखेंगे। दूसरा कारण होता है मोबाइल के महंगे होने का जीएसटी की दर घटना या बढ़ना। तो जीएसटी की दर तो जीएसटी काउंसिल निर्णय लेता है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है किस कलपुर्जे पर या मोबाइल पर कितना जीएसटी लगना है, उसका रेट घटाना है या बढ़ाना है। पर अगर हम पिछला ट्रेंड देखें बजट का, तो हम देखेंगे कि मोबाइल फोन के पुर्जों पर सरकार ने ध्यान दिया है और इस पे इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। इसमें घटी भी है, बीच में कुछ बजट ऐसे रहे जहां पर मोबाइल के जरूरी कलपुर्जों पर, कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर सरकार, मोबाइल फोन 5G लॉन्च हो चुका है, सरकार चाहती है कि स्मार्टफोन्स की रीच बढ़े, क्योंकि सरकार की अनेकों स्कीम्स हैं, जनधन है, आधार है और जैम जो पूरा JAM, जिसके जरिए सरकार की कितनी सारी स्कीम्स चलती हैं DBT के अंतर्गत। तो उसमें हमारे स्मार्टफोन्स की रीच जितनी बढ़ेगी, मुझे लग रहा है ये स्कीम्स उतनी ज्यादा कामयाब होंगी, इनकी पहुंच उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इनका लाभ देश के उतने ज्यादा लोग उठा पाएंगे। इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि स्मार्टफोन्स आने वाले समय में इनकी कीमतें गिरेंगी, ये नीचे जाएंगे। दूसरा एक कारण कीमतें गिरने का है कि सरकार चाहती है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाए। ये पूरे के मेक इन इंडिया के अंतर्गत थ्रस्ट दिया जा रहा है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन्स बनाए जाएं, बजाय इसके कि हम बने बनाए मोबाइल फोन्स या चाइनीज कंपनीज के मोबाइल फोन्स हम करें। अब तो सैमसंग और एप्पल जैसे फोन्स भी भारत में बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोबाइल के सस्ते होने की उम्मीद आप ज्यादा कर सकते हैं बजाय मोबाइल के महंगे होने के। तो अगर आपने मोबाइल लेना है तो हालांकि डिपेंड करेगा कि किस कलपुर्जे पे सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाती है, पर अगर ये इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई जाती हैं तो मोबाइल सस्ता होगा। तो मोबाइल आप लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि बजट के अनाउंस होने का इंतजार करें, और कुछ अगर सस्ता होता है आने वाले समय में मोबाइल की कीमतें नीचे आएंगी ही आएंगी। अगेन बजट और नो बजट, तो आप इंतजार कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल लेने के लिए कुछ टाइम वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, मोबाइल की कीमतें नीचे आने की मुझे उम्मीद नजर आती है।